नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। उड़ीसा में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाते हुए बागी विधायकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे के पक्ष में मतदान करने वाले 3 विधायकों, जिसमें से कौन कौन है वो आपको बता देते हैं। सुनाखे मुंडी के रमेश चंद्र जेना, मोहाना के दशरथी गुमांगो और कटक की सोफिया फिरदौस को निलंबित कर दिया गया है। इन विधायकों ने पार्टी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सोमवार को हुए मतदान से अलग रुख अपनाया। उड़ीसा कांग्रेस ने इस कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए देते हुए कहा और कड़ा संदेश दिया और कहा कि कांग्रेस को धोखा देने वालों ने देश के साथ विश्वासघात किया है। पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी अरविंद दास के अनुसार यह फैसला पूरी प्रक्रिया की समीक्षा के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि संबंधित विधायकों ने पार्टी हितों के खिलाफ काम किया, जबकि पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। अब कांग्रेस उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कराने की दिशा में भी कदम उठाएगी और जल्द ही स्पीकर को नोटिस भेजा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि इन विधायकों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इस पार्टी के साथ गद्दारी बताते हुए कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पार्टी नेतृत्व ने इस कार्रवाई को जरूरी बताते हुए हाईकमान के समर्थन में भी बात कही है। गौरतलब है कि केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि मुख्य विपक्षी दल बीजेडी के 8 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की, जिसके चलते साझा विपक्षी उम्मीदवार दतेश्वर होता को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि होता को बीजेडी ने मैदान में उतारा था और कांग्रेस ने भी उनका समर्थन किया था। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इस तरह की कार्रवाई बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में भी कर सकती है, जहां हालिया चुनावों में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस किसी तरह अपने उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध को जिताने में सफल रही, लेकिन पार्टी के भीतर असंतोष साफ नजर आया। 5 विधायकों ने कांग्रेस क्रॉस वोटिंग की, जबकि 4 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 37 विधायकों वाली कांग्रेस को महज 28 वोट ही मिल गए। अब कांग्रेस हरियाणा और बिहार में भी ये पता लगाने में जुटी है कि किन नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया, ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। तो ये कुल मिलाकर जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग का जो कहर है वो देखा गया इस राज्यसभा के चुनाव में, इस पर कांग्रेस के डील करने का तरीका है, क्या ये तरीका सही है, इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इसमें केंद्रीय नेतृत्व क्या कर सकता है, क्योंकि राज्यों के लेवल पर, राज्यों के स्तर पर अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। और क्या अब जो विधायक चुन लिया गया, अगर उस विधायक को ही निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा तो फिर पार्टी के नंबर्स भी कम होते हैं। तो इस पूरे मसले को कैसे पार्टी डील करे, ये एक बड़ी बात है। और ये केवल कांग्रेस का ही मुद्दा नहीं है। अगर आप देखें तो क्रॉस वोटिंग जनरली होती है, और अब क्योंकि अभी बीजेपी केंद्र में है तो हो सकता है कि उसके फेवर में इतनी क्रॉस वोटिंग ना हो, लेकिन विपक्षी जो नेता हैं वो जरूर क्रॉस वोटिंग में पाए जाते हैं। तो इसको कैसे एक ऐसे समय में जब एक एक सीट के मायने बहुत ज्यादा होते हैं, एक एक, चाहे वो संसद में साख बचाने की बात हो, चाहे फिर असेंबली में हो, तो ऐसे में पार्टीज को क्या करना चाहिए। हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका स्वागत है। मनीष शर्मा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा जी से शुरू करती हूँ कि उड़ीसा में 3 विधायक अनिल जी ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। अब कांग्रेस उनको पार्टी से निष्कासित करेगी या फिर उनके खिलाफ कोई दंडित उनको करेगी, उनकी जो विधायकी है क्या वो चली जाएगी, क्या ये तरीका सही है, और कांग्रेस लीडरशिप को इसको कैसे इस प्रॉब्लम में डील करना चाहिए कि भाई पार्टी में वो डिसिप्लिन के बारे में कवायद करे या फिर वो असेंबलीज में अपने नंबर को बचाएं। जी नहीं, देखिए क्या है कि वो तो कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, उसमें कोई मतलब वो सही है। एक तो उसमें जैसे जो एक फिरदौस जो महिला है वो तो काफी उसको प्रमोट किया पार्टी ने, और वो मुसलमान भी है। उसके बाद भी उसने पार्टी के खिलाफ मतदान किया, और लोगों ने बताया, मतलब कांग्रेस से जुड़े को जानने वाले लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने मुझको बताया कि वो तो काफी, राहुल गांधी ने भी उसको प्रमोट किया था और पूरी लीडरशिप ने उसको एक नए मतलब यंग लीडर के रूप में उभारने की कोशिश की थी।
लेकिन बताया, उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपया जो है वो कितना इतना आसान भी तो नहीं है जो लोग छोड़ दें। तो मुख्य मुद्दा मतलब ये बहुत ही ये मतलब ये पार्टी को एज ए मतलब पार्टी के डिसिप्लिन के लिए जरूरी है कि वो ये कार्रवाई करे, और ये उसको करना ही चाहिए। लेकिन ये सेकेंडरी मुद्दा है। प्राइमरी मुद्दा ये है क्या कि इस राज्यसभा के इलेक्शंस में जो ओवर द ईयर्स इस तरह से जो पैसे का खेल चल रहा है, वो पूरा राज्यसभा क्या पूरा इलेक्शंस में, कल ही तो कहीं चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे 50 करोड़ से कम में कोई चुनाव ही नहीं लड़ सकता। आप बताइए कि कौन आदमी इलेक्शन लड़ेगा? और इसमें तो जितना है, मान लिया जैसे कि पुराने जो सांसद जो बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस इंडिया के रहे हैं, चाहे मधुलिमी हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, या इंद्रजीत गुप्ता हो, या इवन आप वो क्या कहते हैं गुरुदास दास गुप्ता हो, ये सब 50 करोड़ रुपया कहाँ से खर्च करने वाले थे? ये लोग तो पैदल चलने वाले लोग थे, इनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी। तो ये जो लार्जर क्वेश्चन ये नहीं है कि डिसिप्लिन, ये तो आउटकम है कि मान लिया आपने वोटिंग खराब किया, के खिलाफ किया पार्टी, तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना ही चाहिए और इससे एक मैसेज जाएगा। लेकिन असली इशू ये है कि क्या इलेक्शन इसी तरह से चलता रहे? और राज्यसभा इलेक्शन तो मान लिया गया है कि पैसे का खेल ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो उसमें जो डिटोरिएशन आया है वो मैं बताऊं कि महाराष्ट्र में जो शुगर बैरन था, मतलब शुगर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा व्यापारी कन्हैयालाल गिडवानी होते थे। और कन्हैयालाल गिडवानी बहुत प्रेस से मिलते जुलते रहते थे, हम लोग उसमें काफी जान पहचान थी। वो हर बार कोशिश की उसने, लेकिन वो एमएलसी तक का चुनाव भी नहीं जीत पाया। राज्यसभा का राज्यसभा मेरे ख्याल में चुनाव लड़ा या नहीं, राज्यसभा भी लड़ा होगा। तो पैसे पूरे खर्च करता था, खोल के थैली बैठा रहता था। लेकिन उसके बाद भी वो 90s की बात है, ये अर्ली 90s और लेट 90s की, वो नहीं चुनाव जीत पाया, कभी बन नहीं पाया। और हंसता था वो कि देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था और बताता था कि देखिए हमने ट्राई किया लेकिन हमको लोगों ने नहीं चुना। इंडिपेंडेंट कोशिश करता था, सब जानता था। मलबार हिल में उसका फ्लैट था, और वो या शायद वर्ली सी फेस में, और बहुत ही पैसा वाला आदमी, मतलब आप सोच रहे थे खरीद सकता था, लेकिन नहीं जीत पा रहा था। ये अंतर आया। उस समय भी लेन देन की बात चलती थी, और हुआ था क्या कि कुछ जैसे जयंत मल्होत्रा या ऐसे लोगों ने राज्यसभा की सीट जीत ली थी, जो अरबपति लोग थे। लेकिन वो भी इस तरह से एमएलए खरीद के नहीं जीत पाता था। वो जो पार्टी लीडरशिप है, पार्टी को फंड दे करके, जैसे उसको कांशीराम ने खुद लाया था। और मैंने भी उनसे सवाल किया था कि ये जो है रामविलास पासवान आपके बारे में बोलते हैं कि आपने जयंत मल्होत्रा को कौन सा क्या कहते हैं दलित और बहुजन के लॉजिक में लाया है? तो वो बोला था, वो उनको गाली देते थे वो पासवान जी को। लेकिन लेकिन उस समय ये था कि फंड पार्टी फंड में दिया या उसके लीडरशिप में, इस तरह से एमएलए डायरेक्ट परचेज करने वाला ये नया फिनोमेना है। और उसमें एक और उदाहरण दे दूं कि इलेक्शन कमीशन का रोल खत्म नहीं हो जाता। सेशन ने बिहार में इलेक्शन जो है रोक दिया था, यही राज्यसभा का इलेक्शन, जिसमें कि वोट का मतलब हेरा फेरी पैसे का खेल का आरोप लगा। तुरंत उसने इलेक्शन रोक दिया, और उसने पूरा एकदम मतलब एकदम उसको ये क्या कहते हैं सही ढंग से इलेक्शन कराने की कोशिश की। तो इलेक्शन का जैसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन वगैरह का कोई रोल ही नहीं है। और सबसे खराब जो रोल इस मामले में है, मैं ये डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह में के बारे में तो है कि वो सही है, लेकिन आप देखिए कि ये रोल, आप हेडलाइंस देख लीजिए, जो सारे अखबार उन्होंने लिखा कि सिट बैक टू ये क्या कहते हैं अपोजिशन, और वो जो है वो रख नहीं पाए अपना कुनबा एकत्र। ये कौन सा लॉजिक है भाई? पैसा खर्च, मतलब ये जो जड़ की बात है कि पैसे दे करके खरीद लिया आपने टिकट, ये क्या कहते हैं वोट खरीद लिए। ये जो वोट चोरी का जो बड़ा एंगल है राहुल गांधी का, वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। और उसके उसके बदले वो लगातार सेट बैक टू अपोजिशन, वो जो है रख नहीं पाए, और उनको सोचना पड़ेगा। अरे क्या सोचना पड़ेगा? पैसा से वोट खरीद रहा है, इस पर अटैक नहीं कर रहा है। और एक मैं एक नाम ही ले लेता हूँ, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पढ़ा लिखा आदमी लगता है, मेरे ख्याल में कोई ये प्रोफेसर वगैरह भी है, रजत सेठी करके। उसको मैं इंडिया टुडे पर सुन रहा था, वो कह रहा है क्या कि
ये जो कांग्रेस में जो क्या कहते हैं आइडियोलॉजिकल ग्लू है वो नहीं है, और लोग उसके क्या कहते हैं वो इकट्ठा नहीं रह सकता है। ये कोई लॉजिक हुआ कि आपका खरीद लिया गया? अभी बताइए कि उसको वो जस्टिफाई कर रहा है। कौन सा क्या कहते हैं ये बीजेपी में चल रहा है, मतलब पार्टी डेमोक्रेसी है। अब वहां तो उन्होंने ये कि टिकट बांटने का तो छोड़ दीजिए, कभी वो कोई डिसीजन नहीं लेते हैं कलेक्टिव ढंग से। अब पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो डिसीजन तो कहां से आता है सबको पता है। तो उसके बाद जस्टिफाई कर रहा है। ये जो लार्जर क्वेश्चन है डेमोक्रेसी का, कि राज्यसभा का चुनाव, देखिए राज्यसभा का जो किया गया है गठन, मतलब जो ये हाउस बनाया गया, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य था कि ऐसे लोग रहेंगे जो लोग की जिनका की विपरीत परिस्थितियों में भी जो जिनके विचार बदलेंगे नहीं, और जो कि देश के लार्जर और इंटरनेशनल या जो बड़े क्वेश्चन है डेमोक्रेसी को उसको एड्रेस करेंगे, मतलब अपर हाउस। और उसके बाद ये भी है क्या कि वो कंटिन्यूटी में है, अपर हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता है, और उसका सारा पर्पस डिफीट कर रहा है। वहां रंजन गोगोई जैसे आदमी को ले आता है जिसने कि साफ 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 बेईमानी की ये के मामले में नॉमिनेट कर दिया, और नहीं तो वोट से खरीद ले रहा है, सब सारे लोग जा रहे हैं। और उसमें बहुत पहले से ये गड़बड़ी चल रही है। आपको मालूम होगा कि जो बोर्ड, मतलब ध्यान नहीं, नाम उस आदमी का याद नहीं आ रहा, एक ये क्या कहते हैं बिजनेसमैन है जो कि अंबानी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में था, और वो साइमल्टेनियसली राज्यसभा का सदस्य बना हुआ था। हमने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और वो ये राजीव चंद्रशेखर, वो उसी ये में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इसी का व्यवसायी है ना, आईटी सेक्टर का, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बन गया, ये क्या कहते हैं राज्यसभा मेंबर जो पार्लियामेंट्री कमेटी में था, या मैं उसका वो मिनिस्टर भी स्टेट मिनिस्टर बन गया। अभी अश्विनी वैष्णव क्या है, रेलवे में। तो अभी ये जो है इस तरह का माहौल के राज्यसभा के जरिए, और राज्यसभा को तो अश्विनी वैष्णव में बीजेडी के समर्थन से आए थे, आपको याद होगा कि ये तो सारा ये जो सेटिंग परचेजिंग और ये है जो राज्यसभा का पूरा पर्पस है वो डिफीट करता है। दूसरा कि डेमोक्रेसी का लार्जर क्वेश्चन को एड्रेस किए बगैर कांग्रेस अगर वो डिसिप्लिनरी एक्शन से के जरिए इसको सुलझाना चाहती है, वो नहीं हो सकता। दूसरा एक और लास्ट पॉइंट कहूंगा कि जो टिकट बंटवारे का एक बार रिविजिट करना चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप को, कि ऐसे लुच्चे लोगों को, लफंगे लोगों को आप टिकट कैसे दे सकते हैं, जो कि राज्यसभा में पैसा पर वोट दे देता है या कभी भी बीजेपी में जा सकता है। ये आप मत दीजिए। चुनाव जीतने के लिए तरीके बनाने पड़ेंगे और फोर्स करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि जो ये क्या कहते हैं इलेक्शन पर एक्सपेंडिचर है, या जो ये है क्या कहते हैं चुनाव प्रचार के तरीके हैं, और ये सब जो चल रहा है चला सारा, उसको मतलब एक लार्जर इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। उसके बगैर आप इसको एड्रेस नहीं कर सकते। मैं मनीष के पास आती हूँ कि मनीष, ये जो एक अब जाहिर सी बात है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो केंद्रीय लीडरशिप की कांग्रेस को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। क्या यही तरीका एक हो सकता है? क्योंकि कि भाई जब राज्यसभा चुनाव हो जाए उसके बाद ही आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, उसके पहले तक तो यही लगता है कि भाई सब लोग पार्टी की लॉयल्टी मेंटेन करेंगे और पार्टी के हिसाब से जो निर्देशन दिए गए हैं वो आप उसी के हिसाब से वोट करेंगे। लेकिन जब राज्यसभा के केस में वोटिंग हो जाती है तब बाद में पता चलता है कि क्रॉस वोटिंग हुई थी। अभी तो कुछ राज्यों में जैसे कि हरियाणा वगैरह में वहां तो अभी पता किया जा रहा है कि भाई किन किन लोगों ने किया था। तो ये एक राज्य की बात नहीं है, लेकिन ये जो दिक्कत है कि एक तो विपक्ष के नंबर्स ही पहले से कम है, चाहे वो विधानसभा में हो और चाहे फिर संसद में हो, ऊपर से क्रॉस वोटिंग। तो अब ये दिक्कत, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए? ये बड़ा पेचीदा मामला है विपक्ष के लिए। तो जी नहीं, असल में अभी जो जिस 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 दौर में अभी की पॉलिटिक्स चली गई है भारत की, और जो इकोनॉमी जिसके हाथ में चली गई है, मैंने विचार से जो रिश्ता था राजनीति का, वो तो पावर और पूंजी की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगर आप उसको एक ओवरऑल में एक पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, और खास करके 90-91 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, तो अर्थव्यवस्था पहले जाती है निजी हाथ में, बड़ी हाथ पूंजी में, और अब जाते जाते राजनीति का भी उस पर कंट्रोल हो गया है।
तो आप देखेंगे कि एक अघोषित आरक्षण हो गया है करोड़पतियों के लिए। सदन में आप अगर देखेंगे 80% जो वहां सांसद या विधायक पहुंचते हैं वो करोड़पति होते हैं। अभी तो पूरा एडीआर ने जो है पूरा वो लाया है, एक तरह से वो आरक्षित हो गया है। मतलब आम आम जो इस तरह के विचार पे खड़े लोग हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, पावर नहीं है, तो वो अब कल्पना भी नहीं करते हैं कि उनको चुनाव भी लड़ना है। तो ये जो वैचारिक क्षरण है, ये जो उसको आप अगर अगर आप कारपोरेट पॉलिटिक्स बची रहेगी, कारपोरेट का कंट्रोल देश पे बना रहेगा, कारपोरेट का राजनीति पे अगर कंट्रोल बना रहेगा, तो कारपोरेट की पसंदीदा पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, पावर का कमी उसके पास वो नहीं रहेगा। तो अभी के दौर में एक उसकी पसंदीदा पार्टी तो आरएसएस है, बीजेपी है, तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। वो मैंने वो मैंने उसी में रहती ही है। मतलब कह लीजिए कि वो बहुत जमीन आसमान का आपको फर्क है। आप देखिएगा जो कारपोरेट फंडिंग भी जो आई है सब पार्टियों को मिला के जितना उससे ज्यादा बीजेपी के पास है। तो ये देखना होगा विपक्ष को कि जब सत्ता में आप नहीं रहेंगे तब आपको इकट्ठा करता है विचार, बस इकट्ठा करता है। अगर आप सत्ता में नहीं तो आप अगर मान लीजिए उसी गंगा में हाथ धोना शुरू करेंगे, आपके भी जो चयन होगा, जो उम्मीदवारों का चयन होगा, जो आप अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, वहां भी आपको सेंटर में रहेगा। अगर पूंजी प्राथमिकता में रहेगी और पावरफुल आदमी प्राथमिकता में रहेगा, तो फिर वो आपने ही तो इसकी शुरुआत कर दी। विपक्ष ने कहीं भी कोई इस कारपोरेट राजनीति का कोई वैचारिक जवाब अपने सांगठनिक स्तर पर देना शुरू ही नहीं किया है। तो ये फिनोमिना बनी रहेगी। मैं कह रहा हूं इसको ओवरऑल चुनाव सुधार से अगर आप नहीं जोड़ेंगे, ओवरऑल व्यवस्था के बदलाव से अगर आप नहीं जोड़ेंगे और जनता के हाथ में सत्ता आवे, अर्थव्यवस्था आवे, इस एंगल को अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप विचार की राजनीति को टिका नहीं पाएंगे। ये संभव नहीं है। ये आधे अधूरे ढंग से नहीं चलेगा। जैसे मैं देख रहा हूं कि अभी मान लीजिए ट्रंप को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में तो टारगेट नहीं हो रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, अडानी टारगेट नहीं हो रहे हैं, अंबानी टारगेट नहीं हो रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें कि केंद्रीय स्तर पे अडानी के खिलाफ इतने ताकतवर प्रतिवाद कांग्रेस कर रही है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में अडानी की भूमिका बिल्कुल कम नहीं है, उनकी भूमिका बनी हुई है वहां पे। तो आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर आप उस रास्ते पे नहीं जाएंगे तो आने वाले समय में जो सत्ता में नहीं रहेगा उसको ये परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए एक ओवरऑल चुनाव सुधार की जरूरत है, एक समग्र चुनाव सुधार की जरूरत है। एक बार पूरे लोकतंत्र को ही रिविजिट करने की बात, पूरा डेमोक्रेसी जो हमारी जहां पहुंच गई है, जिस लेवल पे पहुंच गई है, उसको रिविजिट करने का सवाल है। उस पर बहस, देश में एक बहस चलाने की जरूरत है कि क्या चुनाव जो अभी जो हमारा चुनाव है वो क्या भारत में स्वतंत्र चुनाव कराने की स्थिति में रह गया है? क्या हम स्वतंत्र चुनाव कराने की स्थिति में रह गए? तो क्या इसमें कौन कौन सी ऐसी बुनियादी बदलाव की जरूरत है? इस पे असल में देश में एक जनमत संग्रह की, एक सर्वे की, इस पे डिबेट की, बहस की, ये विपक्ष को ही अपने हाथ में लेना चाहिए। ये लेने के बजाय जी हाँ, नहीं, लेकिन हर चीज तो आकर फिर ये चुनाव सुधार जरूरत है समय की, ये तो सब मान रहे हैं इस बात को। लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएं तो फिर आप कैसे करेंगे? अब आप देख लीजिए कि चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव है, लेकिन वो तो कुर्सी पे बने हुए हैं अभी, और वो चुनाव की घोषणा भी कर रहे हैं, वो चुनाव करवा भी रहे हैं, सारे निर्देशन भी दे रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं मान रहा। तो ऐसे में चुनाव सुधार, हाँ बोलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको, जब वो कानून बदल रहे थे, जब चुनाव आयुक्त के चयन का कानून बदल रहे थे, उस समय विपक्ष क्या कर रहा था? उस समय उस पे क्यों पूरे देश में कोई हंगामा क्यों नहीं खड़ा हुआ? या जब चुनाव आयुक्त को उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे से संसद में कानून ला करके मुक्त किया जा रहा था, उस समय आप क्यों नहीं कहे? जब व्यवहारिक प्रॉब्लम आपके पास आता है, जब व्यवहारिक समस्या आपके सामने आती है, जब सामने आता है कि आपको बिहार हरवा दिया गया या आपको महाराष्ट्र हरवा दिया गया, हरियाणा हरवा दिया गया, तो आप जब सैद्धांतिक कोई रुकावट आती है उस समय आप चुप रहते हैं, और जब व्यवहारिक प्रॉब्लम आती है तब आप रोने लगते हैं कि चुनाव आयोग ऐसा हो गया, चुनाव आयोग वैसा हो गया। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है। A to Z की बात करनी होगी। जब जब संकट आता है तब तब आप सवाल उठाएंगे तो उससे आपका उपहास उड़ेगा। आप इसीलिए मजाक बनाने का मौका मिलता है सत्ता पक्ष को भी कि जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है, जब ये हार जाते हैं चुनाव आयोग की गड़बड़ी है। ये मौका अब दे रहा है विपक्ष ना। विपक्ष तमाम जो बुनियादी सवाल है उन बुनियादी सवालों के पे शुरुआती दौर से ही उसको कवर नहीं कर रहा है।
जब संकट सामने आ जा रहा है तब उसका सामना करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे आज ये इनको पार्टी से निकालेंगे, तो एक ये तो जैसे मानी हुई प्रक्रिया हो गई है, जनरलाइज हो गया है ये, कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्रॉस वोटिंग के बाद हम उनको पार्टी से निकाल देंगे, फिर 2-4 लोगों को लाएंगे, वो क्रॉस वोटिंग फिर करेंगे, उनको फिर पार्टी से उसके बाद निकाल देंगे। तो ये तो एक मतलब लकीर का फकीर हो गया मामला ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि इस देश में जो संस्थाएं हैं उनकी स्वायत्तता का सवाल, जितनी चुनाव आयोग से लेकर के तमाम संस्थाओं की स्वायत्तता के सवाल को लेकर के, एक व्यापक सुधार को लेकर के एक अभियान चलाने की जरूरत है। संसद में इस पर बहस चलाने की जरूरत है, इस पर मांग करने की जरूरत है कि 2 दिन चुनाव प्रक्रिया पे, पूरे हिंदुस्तान के चुनाव प्रक्रिया पे संसद में 2 दिनों का 48 घंटे का एक बहस हो और सरकार सुझाव ले और उस पर एक कमेटी बनाई जाए। वो नए सिरे से वो कमेटी जो है आने वाले समय में चुनाव कैसे होगा इसका वो कोई सिफारिश करे। मैं कह रहा हूं कि ये भारत को बचाने की लड़ाई है, चुनाव सुधार देश को बचाने की लड़ाई है, देश को स्वतंत्र रखने की लड़ाई है, कारपोरेट कंट्रोल में जाने से बचाने की लड़ाई है। तो मेरा ये कहना है कि ये बड़ा सवाल है, ये कोई कुछ विधायकों का क्रॉस वोटिंग तक सीमित नहीं है। ये क्या इस दिशा में विपक्ष बढ़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये देखना चाहता हूं कि क्या विपक्ष इस दिशा में संसद में शुरू करके सड़क तक इस अभियान को संचालित करेगा, या राज्य दर राज्य केवल पीछा करता रहेगा। अगला चुनाव, अगला चुनाव, अगला चुनाव, क्या करेगा? बंगाल आ गया तो बंगाल का पीछा करेगा, असम आ गया तो असम में पीछा करेगा। ये कब तक हम करते रहेंगे? सवाल यहाँ है कि उसका पीछा करिए, लेकिन बुनियादी बहस को भी संचालित करने के लिए देश में आवाज उठाइए, उस पर भी बहस को संचालित करिए। जी बिल्कुल। अब मैं अंतिम राउंड ऑफ कमेंट्स के लिए आती हूँ संक्षेप में। अनिल जी, की पार्टी की क्या मजबूरी है? अगर मान लीजिए आज कांग्रेस कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेती है ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो फिर पार्टी के कार्डर्स में नाराजगी हो जाती है कि भाई देखिए उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया लेकिन फिर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो पार्टी का नेतृत्व करे तो करे क्या ये एक मजबूरी है या फिर इसको लार्जर तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है, जैसा भी मनीष कह रहे हैं? नहीं, वो देखिए, वो पार्टी तो करेगी और करना चाहिए, क्योंकि जो ओथ लेकर के आया है पार्टी का, और पार्टी का ओथ लेकर के उसके टिकट पर जीत करके आया है और दूसरे को वोट कर रहा है पैसा लेकर के, वो खाली सिर्फ नैतिक सवाल नहीं है, सवाल ये भी है कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो उसके साथ धोखा कर रहा है। और मतलब वो ये है, क्राइम है, और लॉ के हिसाब से भी अगर ये साबित हो जाए कि वो पैसा है तो उसको आगे चुनाव लड़ना बंद हो जाएगा। तो कम से कम पार्टी अपने स्तर, लेकिन ये काम चुनाव पैसा लेकर के वोट किया है, इस पर इलेक्शन कमीशन जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं मनीष, वो यही है कि कोई आदमी की हिम्मत नहीं हो कि वो पैसा लेकर के चुनाव में वोट कर पाए, और या कोई पैसा लेकर के टिकट खरीद करके आता है। इस तरह से सारा कुछ स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए कि कोई आदमी ऐसा कर ही नहीं सके, पैसे का रोल ही नहीं रहना चाहिए चुनाव में। ये तो समझ नहीं आता है क्या कि इस गरीब मुल्क में ये चुनाव में पैसे का रोल कैसे आ गया। और मैं आपको 50s का 60s का देख लीजिए, ऐसे लोग थे जिनके पास ये नहीं, मतलब तौलिया नहीं था, वो जो है चुनाव लड़ रहे थे। और सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, रेणु ने कहा था 1 रुपया और 1 वोट दीजिए चंदा, तो उनके पास पैसे नहीं थे। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे 60s 70s 80s तक। लेकिन इसके बाद 90s को सही कहा कि जब से ये पैसे का खेल शुरू हुआ और ये प्राइवेटाइजेशन वो भी ऑक्शन पे हो गया, मतलब कि सीटें भी जो है ना बिकने लगी। तो ये जो है पहले ऐसा नहीं हो पाता था, पहले वो कई मतलब इक्के दुक्के खेल होते थे, लेकिन इस तरह से नहीं होता। अब तो राज्यसभा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक लास्ट बात बता रहा हूँ। निजी एक शख्स एक पार्टी में थे, तो वो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे से कहा क्या कि मैं तो राज्यसभा में जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो क्या आप उसका कॉस्ट ये कर पाएंगे? कहा कि हाँ हमने इंतजाम कर लिया है। मतलब हर एक को मालूम है कि राज्यसभा जाने के लिए कुछ कॉस्ट लगता है और उसका इंतजाम हमने कर लिया है। बताइए कि अगर ये स्थिति है तो आपको कैसे होगा? और ये बात तो ऐसा तो है नहीं कि ये बात मालूम नहीं है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन सेशन को मालूम था तो उसने कार्रवाई की थी, राज्यसभा के चुनाव में कार्रवाई की थी और बहुत सारे नियम लगाए थे और किसी की हिम्मत क्रॉस वोटिंग रोक दिया था उन्होंने राज्यसभा के इलेक्शन के समय में। वो नया उसके समय का आप देखेंगे तो राज्यसभा के इलेक्शन में भी कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हो पाती थी। वो जो है सारे इंस्टीट्यूशंस को आपको एक्टिवेट करना होगा,
पैसा का लेन देन हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस करता है विपक्ष के लोगों के पास। मनी इसमें इससे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होगा कि आप किसी का पैसा किसी के पास गया और किसी के पास जमा हो गया और वो चुनाव में कर रहा है, इससे बड़ा केस हो। कभी देखा आपने कि पीएमएलए का ये जो है ये लागू किया हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं अब अंतिम कमेंट के लिए आती हूँ। मनीष, संक्षेप में क्या कहेंगे इस पूरे अब ये तो जिसे अंग्रेजी का शब्द है कि इट्स अ रॉट इन द सिस्टम। अब इसको कैसे पार्टीज मजबूर भी हैं, मरता क्या ना करता वो वाली स्थिति हो गई है। तो अब खाली डिबेट से भी बात नहीं बनेगी कि आपने 2 दिन डिबेट कर लिया। सारे डिबेट्स का होता क्या है हश्र, ये भी हम देख लेते हैं, और खासकर आजकल के समय में। जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड हैं। हाँ, मैं बस इसमें इतना कह रहा हूं कि कोई खास समय होता है जब आप बुनियादी प्रश्नों को खड़ा करते हैं। वो समय इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि ये समय इसलिए ऐसा है कि आमतौर पे जो संघ भाजपा की जो राजनीति थी, जो उसकी हिंदुत्व की राजनीति और जो उसका राष्ट्रवाद था, जो मोदी ब्रांड था, वो जब अपने अपने चढ़ाव के दौर में रहता, उस समय इस बहस को आप चलाते तो और हंसी का पात्र बनते, उपहास आपका उड़ता। तब आपके लिए शायद समय नहीं रहता, तब आपको पॉलिटिकली पहले उनको एक्सपोज करना था। अभी के दौर में भारत में एक व्यापक सुधार की जरूरत है और उसको सारी संस्थाओं को संघ भाजपा ने कंट्रोल कर लिया है कारपोरेट के बल पे। सारी संस्थाओं को अपने जन संगठन में बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है, अपने पार्टी संगठन में उसको रिड्यूस कर दिया है तमाम संस्थाओं को, और पूंजी के बल पे, बड़ी पूंजी के बल पे एक तरह से देश को अडानी अंबानी कंट्रोल कर रहे हैं। ये बात इस दौर में अगर हम ले जाते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस दौर में अगर विपक्ष इसको ले जाता है जनता के बीच में, तो उसकी प्रक्षेपण क्षमता बहुत लंबी है। लोग इस दौर में इसको सुनेंगे, ये रिसीविंग पॉइंट है, मतलब ये अभी लोग रिसीव करेंगे क्योंकि अपने अपने अनुभव है उनके हर जगह। तो मेरा ये कहना है कि यही दौर है जब आप बहुत टुकड़े टुकड़े में चीजों को करने के बजाय करिए। टुकड़े टुकड़े में करना वो भी राजनीति का बहुत सीरियस हिस्सा होता है, उसको हम वो नहीं कर रहे हैं, इग्नोर नहीं करने की बात कर रहे हैं। लेकिन समग्र प्रश्नों के साथ टुकड़े टुकड़े मुद्दों को उठाइए, समग्र प्रश्नों को उठाते हुए। तो इस समय संसद से लेके सड़क तक वो जो एक तरह से पूरे व्यवस्था को एक तरह से कंट्रोल कर लिया गया है, और अब ये कारपोरेट तक नहीं रह गया, अभी अडानी तक सीमित नहीं है, अभी ट्रंप की तरफ भी बढ़ रहा है। मतलब वैश्विक पूंजी के कंट्रोल में हमारा अडानी के माध्यम से, मोदी के माध्यम से वैश्विक पूंजी के कंट्रोल में भारत जा रहा है, और इसके सूत्रधार मोदी हैं। इनको हटाए बगैर और इस सिस्टम को ठीक किए बगैर, इस पूरी व्यवस्था को बदले बगैर देश को नहीं बचाया जा सकता। इस दौर में अगर ये बात को अपने अपने अंदाज में विपक्ष ले जाता, अपने अपने शब्दों में ले जाता, अपने अपने तरीके से ले जाता, कोई रास्ता निकलता नीलू जी। मुझको लगता है कि और कोई तात्कालिक रास्ता तो है नहीं। कोई लॉन्ग टर्म तात्कालिक सवालों पर लड़ते हुए कोई लॉन्ग टर्म प्रश्नों को भी एड्रेस करने का ये समय आ गया है। ये समय करना चाहिए, इसे बचना नहीं चाहिए। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, मनीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।